सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि सेल पोटेंशियल का ये जो कैलकुलेशन है वो नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार किया गया, और आप यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल जिसको बोलते हैं वो भी सेल पोटेंशियल के रूप में ही कैलकुलेट करते हैं। और नर्नस्ट इक्वेशन एक टॉपिक है आपके 12th क्लास का। इस टॉपिक का थर्ड नेम के रूप में आप जान सकते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। तो नर्नस्ट इक्वेशन बोलिए, सेल पोटेंशियल बोलिए और ईएमएफ ऑफ सेल, ये तीनों टॉपिक आप एक साथ आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जो सेल पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो ये जानने का जरूरत है कि ये जो सेल पोटेंशियल है क्या। जब किसी दो इलेक्ट्रोड को गैल्वेनिक सेल के रूप में अरेंज करते हैं, गैल्वेनिक सेल के रूप में अरेंज करते हैं, तो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही सेल पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ हम स्टैंडर्ड स्टेट में सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल नॉट एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन, then the potential difference between two electrode is called cell potential। इस सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जनरली नर्नस्ट इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। और नर्नस्ट इक्वेशन में जो इस चैप्टर से अलग हटकर जो कॉन्सेप्ट शामिल हो रहा है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट। तो आप सभी स्टूडेंट को एकदम जीरो लेवल से बेसिक जानकारी देते हुए तब हम स्टार्ट करेंगे नर्नस्ट इक्वेशन। जैसे ये सिंपल सा एक रिएक्शन है, इसमें आपको अगर बोला जाए कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या कहता है कि प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टर्म में होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में और एक प्रेशर के टर्म में। एक केसी होता है तो एक केपी होता है। अगर यहाँ सारे जो टर्म है ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है तो ये केसी, और अगर प्रेशर के टर्म में है तो केपी। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का यूज होगा। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक इन दी टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा इन दी टर्म्स ऑफ प्रेशर। आपको ये भी बता दें कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी लिखा जाता है जब हमें कॉन्फिडेंस के साथ जानकारी हो कि हमारा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जब हमें कोई जानकारी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं है, तो उस केस में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जगह पर रिएक्शन कोसेंट का इस्तेमाल करेंगे। नहीं कुछ जानकारी है, नहीं पता है, तो वहां QC और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज तब करते हैं जब हमें जानकारी हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जब हमें कोई जानकारी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो उस केस में हम रिएक्शन कोसेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड में शिफ्ट हो रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के साइड में शिफ्ट हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जा रहा है रिएक्शन, कि बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जा रहा है, तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह रिएक्शन कोसेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन कोसेंट है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, ये रिएक्शन कोसेंट है प्रेशर के टर्म में, बस केसी और क्यूसी की जगह। लेकिन जब हमें जानकारी हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है, तब आप इसके जगह पर केसी और केपी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इतना अगर आपको आता है तो अब आप नर्नस्ट इक्वेशन, आज का ये टॉपिक सेल पोटेंशियल पढ़ सकते हैं। आपको अगर थोड़ा सा सेल रिएक्शन पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिएक्शन पर इस तरह का देखने का मन हो तो देख लीजिए। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ये रिएक्शन लेकर आया था, और आपसे हम आज के बाद बोलेंगे कि जल्दी से रिएक्शन कोसेंट का एक्सप्रेशन लिखवाइए या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखवाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखवा दीजिए। एक्टिव मास ऑफ Zn++, एक्टिव मास ऑफ Cu सॉलिड। और आप सभी स्टूडेंट इतना याद होगा कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है यूनिट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूज होगा और आपको लिखाया जाएगा, दोबारा बताया जाएगा। घबराने का बात नहीं है, ये सब वैल्यू यूनिट हो जाएगा। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है Cu++, Zn++, यही अपना कॉन्सेंट्रेशन लेकर आएगा। तो ये इतना आता है तो आप आज का टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। शुरू हो रहा है आपका टॉपिक सेल पोटेंशियल। ये बैकअप क्लास 11th का देते हुए आपका ये टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। सेल पोटेंशियल क्या है, ध्यान दीजिए। When two electrodes are arranged in the form of galvanic cell not at a standard condition, then the potential difference between two electrodes is called cell potential. Cell potential is denoted by E cell. The value of cell potential is calculated with the help of Nernst equation. ये एक रिएक्शन है जिसका आपके पास कैपेसिटी हम दे दिए कि आप इसका रिएक्शन कोसेंट लिख सकते हैं। बस एक लाइन थोड़ा सा ज़्यादा जान लीजिए। जितना मल्टीप्लाई में होता है उतना पावर में चला जाता है। उसमें मल्टीप्लाई में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ नहीं था। जान लीजिए कि अगर यहाँ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा रहता तो यहाँ गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा हो जाता। बस ये तो इतना आप जान गए तो आप इसको भी समझ सकते हैं। अब इसका यूज डायरेक्ट नर्नस्ट इक्वेशन में होगा जो हम करने जा रहे हैं। ये है आपका नर्नस्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट पर ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट, इसमें सबसे आप परिचित है, बढ़िया से परिचित है, नहीं है तो बोल लीजिए। ई सेल वही है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इनर्ट सेल, जिसको 3 मेथड से आप निकालने का कैपेसिटी रखते हैं। इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड, जब एसआरपी में रहे, जब एसओपी में रहे, इनर्ट एनोड माइनस इनर्ट कैथोड। तो ये वही वाला है इनर्ट सेल। इनर्ट सेल जिसका वैल्यू इनर्ट एनोड माइनस इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड से आएगा जब एसआरपी में रहेगा। और ये 2.33 RT/NF log Q। व्हाट इज Q? रिएक्शन कोसेंट। इसमें नया टर्म सिर्फ एक है Q। N क्या है? नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे Zn सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn++ के फॉर्म में जाता है तो N का वैल्यू हो जाएगा 2। कितना, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन का होगा वही N का वैल्यू होगा। व्हाट इज ए? फैराडे। फैराडे का वैल्यू 96,500 कूलम। R गैसेस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो ये है नर्नस्ट इक्वेशन। सारे टर्म फिर से जानिए। इनर्ट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, R गैसेस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन या ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ सेल रिएक्शन, F फैराडे और Q रिएक्शन कोसेंट। यहाँ हम अब Q का वैल्यू जो यहाँ देख पा रहे थे रिएक्शन में, जो हमने रिएक्शन लिया था, इसका वैल्यू उठाकर वहाँ रख दिए, ठीक है। और वैल्यू रखने के बाद सबके बारे में जो हमने अभी बताया कि देखिए इनर्ट सेल क्या है, कहाँ से आता है। इनर्ट एनोड माइनस इनर्ट कैथोड, R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये R का वैल्यू है जिसको आप 3-4 यूनिट में याद किए, ठीक है। तो यहाँ लीटर रेडियम पर मोल वाला नहीं है, ये ऐसे यूनिट में है। टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन है, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, F 96,500 कूलम, Q रिएक्शन कोसेंट। कुछ नहीं किया है, जो इक्वेशन नष्ट काया है क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा।
उसके टाइम को कम करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बना दिए है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है पहले से मल्टीप्लाई कर लिए। अब पहले से ये सब कभी बदलेगा, ये बदलेगा। टेम्परेचर भी कैसे ले लिए, एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम 298 केल्विन पर है। तो हम टाइम बचाने के लिए इन सभी फैक्टर का वैल्यू पहले से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रख लिए और नया नर्नस्ट इक्वेशन 298 केल्विन पर इसी नर्नस्ट इक्वेशन का एक इक्वेशन ला दिए। जैसे ही हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे एट 298 केल्विन तो हम 2.303 आर टी एन छोड़कर बल्कि एफ ये सब को नहीं पुटअप करेंगे, सीधे ये लिख देंगे। उतना कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब हमको केवल एन इनर सेल और क्यू, बस यही 3 टर्म चाहिए। और ये क्यू कॉन्सेंट्रेशन से आएगा, सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा और जो सॉलिड सब्सटेंस होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब जैसे क्वेश्चन एक बनेगा आपका माइंड फुल प्रोसेस में आ जाएगा कि आप कैसे कैसे यूज करेंगे। तो नर्नस्ट इक्वेशन यही है, ये है एट एनी टेम्परेचर, लेकिन ये वाला जो है एट 298 केल्विन, बस डिफरेंस यही है। तो ये जल्दी से क्वेश्चन बनाने के लिए ये फार्मूला डेवलप किया गया है और कोई बात नहीं है। एक बार फिर से कंप्लीट आज का कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं सेल पोटेंशियल, जिसमें ये बताया गया कि जब किसी 2 इलेक्ट्रोड को बिना स्टैंडर्ड स्टेट के गैल्वेनिक सेल के रूप में अरेंज करते हैं तो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसको ई सेल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस ई सेल का कैलकुलेशन जब भी होगा तो नर्नस्ट इक्वेशन से होगा। और नर्नस्ट इक्वेशन क्या है ये आपको यहाँ दिखाया गया कि नर्नस्ट इक्वेशन इतना को कहते हैं, जिसमें Q क्या है, रिएक्शन कोसेंट है जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर। और बाकी वैल्यू आप जान चुके हैं। अब इसको शॉर्टकट में अगर क्वेश्चन बनाना है तो 298 केल्विन पर यही नर्नस्ट इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, जिसका यूज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले यहाँ तक लिख लीजिए।